ठीक है, तो यहाँ होता है शीत। ठीक है, अब इस शीत की बात करें, ये कवर है, तो यहाँ पर भी रोग उत्पन्न हो जाता है। कुल मिला के तने, पत्ती, और पत्ती क्या कर रहा है, घेर रहा है। घेरने को क्या कहते हैं, आच्छद। ठीक, तो क्या हो जाएगा, पर्ण आच्छद। पर्णाच्छद पर मुख्य रूप से हम ब्लैक पढ़ रहे हैं ना, अगर ब्लैक पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, काली या भूरी, या कई बार पीला भी होता है, ये है ना, यहाँ नहीं है, येलो या ऑरेंज कलर में हो जाता है। भाई देखो सीधी सी बात है, जहाँ येलो और ब्लैक मिल जाएगा वहां क्या हो जाएगा, भूरा रंग आ जाएगा ना। ठीक, तो पट्टियां आ जाती हैं, और पट्टियों के बाद धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो चकत्तियों में बदल जाएगा, यानी बढ़ जाएगा। ठीक, और फिर धीरे धीरे जब बढ़ेगा तो उसे क्या बोलेंगे, स्फोट। पट्टियां और पट्टियों के बाद फिर वो क्या बदल जाएगा, स्फोट में। इसमें कौन सा वो कर दें, इसको डबल क्लिक करना है। हाँ, तो काली भूरी पट्टियां या पोस्ट्यूल्स, स्फोट को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पोस्ट्यूल्स। वैसे पोस्ट्यूल्स का मतलब होता है फोड़े जैसे बन जाते हैं। ठीक है, तो अब जब ये बन गए तो फिर क्या होगा, रोग उत्पन्न होगा। अब इसके बाद धीरे धीरे बाली जो है ना, दूसरा जो बाली है वो क्या हो जाएगी, उस पर धीरे धीरे चूर्ण जैसा काला, क्यों काला है तो काला बनेगा, है ना, काला भूरा चूर्ण जैसा इकट्ठा हो जाता है, और वही चूर्ण क्या है, उसके बीजाणु होते हैं, यानी उसने क्या किया, अपनी एक लैंगिक अवस्था पूर्ण कर ली, तो उसको बोलते हैं स्पोर। तो पहले बोलेंगे यूरिडोस्पोर। ठीक है, और यूरिडोस्पोर फिर आगे जाकर के बाली पर और तने पर सभी भागों में। कुल मिला के ये लक्षण कहाँ उत्पन्न हो रहे हैं, वायवीय भाग में। वायवीय भाग किसे कहते हैं, जो जमीन से ऊपर वाला हिस्सा होता है। ठीक है, चाहे वो तना हो, पत्ती हो, बाली हो, पुष्प, बाली क्या है इसमें, पुष्प क्रम, ये याद रखना। ठीक है, तो इनमें रोग उत्पन्न हो जाएगा। इसके बाद ये क्या है, कुछ काले और थोड़ा बड़े, इसकी तुलना में थोड़ा सा बड़े, है ना। कई बार तो ऐसा होता है कि हमारे खेतों में ही हमें क्या है कि ऐसे इस इतने से आकार के, है ना, काले काले बड़े बड़े गुठलियां जैसी दिखाई देने लग जाती हैं खेत में, तो वो टेल्यूटोस्पोर होते हैं, जो क्या करता है, गेहूं को बर्बाद कर देता है, तो उसे कहते हैं टिलियोस्पोर। काले रंग के विशेष प्रकार के विशेष बीजाणु बनते हैं, और उन बीजाणु को क्या कहते हैं, टिलियोस्पोर। टिलियोस्पोर या टिलियो बीजाणु। ठीक है, ये रोग उत्पन्न हो गया। उसके बाद क्या होता है, परपोषी पौधे को जल की आवश्यकता ज्यादा मात्रा में हो जाती है, और वो वाष्पोत्सर्जन और श्वसन भी ज्यादा करेगा, और प्रकाश संश्लेषण कम करेगा, तो क्या हो जाएगा, दाने जो हैं वो सिकुड़ जाते हैं। गेहूं के पौधे को भाई जल की आवश्यकता ज्यादा है पौधे को, ये हमें कैसे पता है, वो बोलेगा थोड़ी क्यों मुझे पानी पीना है, ज्यादा डालो। क्या होगा, वो पानी ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। क्यों, एक तो उसे पानी चाहिए अपने लिए, दूसरी चीज ये अपना अंकुरण कर रहा है तो उसको भी चाहिए, है कि नहीं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, गेहूं के पौधे को गेहूं के पौधे में सॉरी जल अवशोषण, कौन से, गेहूं के रोगी पौधे में, ऐसे वैसे में नहीं, गेहूं के रोगी पौधे में जल अवशोषण
और जल अवशोषण के अलावा श्वसन की मात्रा बढ़ती है। बढ़ जाती है, ठीक है। और इसके अलावा क्या हो जाएगी, प्रकाश संश्लेषण कम हो जाएगा। ये तो वैसे भी हमने पढ़ा है, आप लोग सेकेंड ईयर में आगे फिजियोलॉजी वगैरह पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि प्रकाश संश्लेषण और श्वसन एक दूसरे की क्या हो जाएंगे, अपोजिट है ना। जहां जहां प्रकाश संश्लेषण ज्यादा होगा वहां श्वसन दर कम हो जाती है, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण कम होगा। और गेहूं के जो दाने हैं हल्के और काले हो जाते हैं, किसी काम के नहीं रहते, बर्बाद हो गया गेहूं के फसल, ठीक है। काले रंग के हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे और क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएंगे, सिकुड़े हुए पतले से एकदम। अब गेहूं का दाना वैसे ही इतना छोटा सा होता है, वो भी और कमजोर हो गया तो वो क्या हुआ, एक इतना सा धागा सा बना, उससे क्या आटा बनेगा, मिटा दो। तो ये हो गए क्या उसके लक्षण। अब लक्षण के बाद हम पढ़ेंगे क्या, लाइफ साइकिल, जीवन चक्र, ठीक है ना। हिंदी मीडियम से ही हो ना सब। तो काले कीट रोग के बाद अगला हम क्या पढ़ेंगे, इसमें ज्यादातर क्या है, दक्षिणी भारत में इसमें ज्यादा समस्या खड़ी कर दी, दक्षिणी भारत और उत्तरी भारत में, है ना। दक्षिणी भारत से भी ज्यादा समस्या जो उत्तरी भारत में की थी, क्योंकि उत्तरी भारत में तो हिमालय है, तो हिमालय से आने वाली हवाएं, भाई जो पहले मिलेगा उसे पहले रोगग्रस्त कर देगा ना वो, ठीक। तो इसके लिए फिर आगे बताएंगे, अभी और भी टेक्नोलॉजी अपनाई गई थी, हाइब्रिड वगैरह बनाए, हाइब्रिड मतलब संकरण, ठीक है ना। तो अब पढ़ेंगे आगे इटियोलॉजी या हेतु विज्ञान। हेतु विज्ञान का मतलब क्या होता है, उसका पूरा जीवन चक्र, ठीक है। जीवन चक्र में होगा क्या, देखो भाई, जब भी वो संरचना जिसके अंदर बीजाणु बनते हैं उसे बोलते हैं सोराई, ये याद रख लो, कुछ चीजें हैं जो टर्म है, क्या बोलते हैं उसे, सोराई, और अंग्रेजी में उससे बोलते हैं, पढ़ा इसको सोराई जाता है, लिखा है SORI जाता है, ठीक है। दूसरी चीज इसके अलग अलग, कुछ तो क्या होगी कवक के अंदर और कुछ होगी कहाँ, सॉरी, कुछ तो गेहूं के अंदर और कुछ जीवन कहाँ होगा, बारबेरिस की झाड़ी के ऊपर, ठीक है। आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा है। देखो भाई, इस कवक की हम पढ़ कौन सी प्रजाति रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं काला कीट रोग, ठीक है। तो काला कीट रोग क्या करता है, किसकी वजह से होता है, वो पक्सिनिया ग्रैमिनिस की वजह से होता है। और पक्सिनिया ग्रैमिनिस ट्रिट्रिसाई बोलते हैं इसको, क्यों, क्योंकि ट्रिटिकम ट्राइटिकम एस्टिवम में होता है, और ट्राइटिकम एस्टिवम क्या है, गेहूं का वैज्ञानिक नाम, ठीक है। तो अब इसमें तो पक्सिनिया ग्रैमिनिस की खास बात यह है कि ये 2 परजीवियों पर जीवन चक्र पूरा करता है, 2 परजीवियों पर इसका जीवन चक्र जो है वो पूर्ण होगा, ठीक है, पूर्ण। तो 2 परजीवियों पर जब जीवन चक्र पूरा होगा तो उसमें होगा क्या, आधा जीवन चक्र तो पूरा करता है ये गेहूं के ऊपर, किस पर, और दूसरा जीवन चक्र ही करता है कहाँ, बारबेरिस की झाड़ी। वैसे ये झाड़ी इतनी बुरी भी नहीं होती है, अगर आप देखोगे ना तो इसमें पीले पीले फल आता है,
ठीक है। और वो ऐसा लगता है जैसे स्ट्रॉबेरी तो बड़ी होती है, ठीक है, वो बहुत ही छोटा, इतना ही बड़ा होगा अंगूर के बराबर का, पर उसको खाते हैं कई बार लोग। लेकिन बस ये है कि पत्ती इसकी कांटेदार होती है, यही एक समस्या है इसमें। बाकी तो ऐसे गुच्छे आते हैं, ठीक है। और उत्तरांचल की तरफ बहुत उगता है ये, ठीक है, पूरे गुच्छे के गुच्छे होंगे और उनमें भी फिर ऐसा लगता है जैसे कि बूंदी का, छोटी बूंदी का लड्डू होता है ना, बिल्कुल वैसा होता है। कच्चा होगा तो खट्टा लगता है, फिर बाद में मीठा लगता है। और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि, अब देखो भाई माइथोलॉजी पे तो हम क्या बात करें, पर ऐसे बोला जाता है कि जब सीता मैया ने वनवास काल गुजारा था अपना, तो उस टाइम पे उन्होंने यही खाया था, ठीक है। तो इसे किरमाणु बोलते हैं वहां पे। एनीवेज, ठीक, तो लोकल नेम भी पता होना चाहिए अपन को, है ना। बारबेरिस उसे ऐसे बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। तो बारबेरिस की झाड़ी, आधी जिंदगी बारबेरिस की झाड़ी पर कट गई और आधी गेहूं पर कट गई। और बारबेरिस की झाड़ी कहाँ है? हिमालयन एरिया पर है कि नहीं है? बोलो, ये बर्फ गिर गई है, ठीक है। तो आधी जिंदगी जब बारबेरिस की झाड़ी पे गुजारेगा तो मैदानों से, यानी कि जो ये गंगा जमुना वगैरह बह रही है, इस एरिया से हवाओं के साथ उड़ करके जाएगा, ठीक है। वहां पर जो झाड़ियां हैं उनके ऊपर अपनी जिंदगी पूरी करेगा आधी, फिर वहां से उतर के आएगा और फिर यहाँ पर पूरी करेगा, ठीक है। ऐसे करता है, तो इसे इसीलिए बोलते हैं दो परजीवियों पर अपनी जिंदगी पूरी करता है, ठीक है। हवाएं जो चलती है ठंडी, और ठंडी चलती है हिमालय से आने वाली हवाएं, गर्म तो चलने से रही। ठीक है, तो अब बात करें इसके पूरे लाइफ साइकिल की। तो होता क्या है इसके अंदर कि परपोषी की वृद्धि काल में भोजन और वातावरण की परिस्थितियां अनुकूल हैं या नहीं है वो देखेगा। ये बताओ गेहूं कब उगाया जाता है? कब बोया जाता है? गेहूं का टाइम पीरियड कब आता है? देखो, गेहूं के अलग अलग टाइम पीरियड है ना। जैसे एक होता है पछाई गेहूं, नहीं पता? बिल्कुल नॉलेज नहीं है तुम्हें? पता है भाई, क्या नाम है, अभिषेक कुमार, गेहूं का टाइम पीरियड कब होता है बताओ, तब बताऊंगी आगे में। दिवाली पे कटता है। तो दिवाली पे कटने का मतलब क्या है? 6 महीने पहले कम से कम उगाना शुरू किया होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका लाइफ साइकिल तो 6 महीने का ही होता है, ठीक है। तो अब क्या है, ये गेहूं की जब फसल बढ़ती है, धीरे धीरे पौधे बड़े होते हैं उस टाइम पर। दूसरी चीज देखो, अगर क्या बस खाते हैं पता नहीं है, लो ऐसे ऐसे जवाब है। गेहूं नहीं खाते हैं सीधे सीधे, गेहूं को पिसवाते हैं फिर खाते हैं। कुल मिला के बात सुन लो, एक बात तुमने कॉमन सी सुनी होगी कि जब हिमालय से हवाएं आती, कभी कभी आंसर पता नहीं हो ना तो भी दिमाग कैसे लगाया जाता है, देखो समझो। कई बार एग्जाम में भी ऐसा हो सकता है कि आपको वो क्वेश्चन नहीं पता है, लेकिन उससे रिलेटेड कोई बात समझो। मैंने अभी कहा कि जब ठंडी हवाएं आती हैं तब उसके साथ ये यहाँ आता है, आएगा ना। तो ठंडी हवाएं कब आएंगी? सर्दियों में, गर्मियों में तो आने से नहीं। तो अभी जो टाइम चल रहा है शरद ऋतु वगैरह आएगी, तो उस टाइम पर जब गेहूं की बुआई वगैरह होगी, तो गेहूं जब बढ़ रहा है ना, तब जा करके क्या हो, क्यों, अगर वैसे याद ना हो तो तुमने सुना होगा होली के त्योहार से पहले एक त्योहार आता है लोहड़ी। लोहड़ी में क्या होता है? आग जलाते हैं, उसकी चारों तरफ घूमते हैं और उसमें धान डालते हैं, वह गेहूं डालते हैं, बोलो डालते हैं, गेहूं की बाल डालते हैं। तो गेहूं बाल डालने का मतलब ये है कि गेहूं अब पक गया है, हरी हरी गेहूं होती है ना उस टाइम पे, तो सीधी सी बात है उस टाइम पे गेहूं तैयार हो गया है, तो उससे 3-4 महीने पहले ही तो गेहूं उगाया होगा ना। तो अभी जो, तो होली कब आती है? मार्च में। तो फरवरी, जनवरी, दिसंबर, नवंबर, यही नवंबर दिसंबर का टाइम है जब उसे उगाया जाएगा, है कि नहीं है? करेक्ट आंसर पता हो ना हो, उसको आंसर को निकालने का तरीका पता होना चाहिए, ठीक है। तो जब गेहूं उगेगा तो उगते टाइम पर, अभी हवाएं चल रही हैं तो अभी भी आएगा, ठीक है। तो अब उस लाइफ साइकिल में ये पता करना जरूरी है, क्योंकि ये कवक जाल कैसा होता है, इसका पटयुक्त होता है और शाखित होता है। और ये क्या करेगा, इसकी खास बात ये होती है कि पक्सिनियां पत्तियों में संरचना है, जो पत्ती के अंदर जो ऊतक होता है उसे क्या कहते हैं? मीजोफिल, पर्ण, मध्योतक,
एक तरीका तो ये था, इससे पहले जो पढ़ा था, कि अंतर कोशिकीय अवकाशों में जाकर के वो फैलता है कवक जाल। यहाँ क्या है, भेद देगा तो अंतर कोशिकीय बोल देंगे। जैसे मान लो ये कवक जाल आया और इस कोशिका को पार करके निकल गया, फैल गया उसके अंदर, तो उस स्थिति को अंतर कोशीय बोलते हैं। ठीक, और बीच में बह रहा है स्पेस में तो अंतर कोशीय, बह रहा है का मतलब फैल रहा है। अब क्या होगा, जब ठंडी हवाओं के साथ ये आया तो आने के बाद ये क्या करेगा, छोटी सी इसके चारों तरफ क्या है, कोशिका के ऊपर क्या होती है, कोशिका भित्ति। भाई जो गेहूं है, गेहूं की पत्ती है, पत्ती में क्या है, कोशिका है, कोशिका में क्या होगी, कोशिका भित्ति जो सेल्यूलोज की बनी होगी। तो जनरली ये भी क्या करेगा, उसकी कोशिका भित्ति को भी गलाने की कोशिश करेगा। ठीक, चाहे किसी भी होस्ट में रहे, ये इसकी बड़ी बेकार आदत है। सबसे पहले बात करते हैं कि जो बीजाणु पक्सिनिया के कवक जाल को बनाएंगे, ठीक है ना, वो क्या होगा, सबसे पहले वो बीजाणु आए और वो बीजाणु क्या होते हैं, अंडाकार होते हैं, भूरे रंग के होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, और उनकी कोशिका भित्ति जो है ये है, ऐसा है, एक केंद्र की हो गया, उसमें व्रंत होगा एक। ठीक है, व्रंत मतलब होता है डंठल, जैसे फूल में डंठल होता है तो फूल को क्या कहते हैं, पुष्प, उसके डंठल को क्या कहते हैं, पुष्प व्रंत। ऐसे ही इसको क्या बोलेंगे, क्योंकि बीजाणु का है तो बीजाणु व्रंत। ठीक है, और ये कैसा होता है, भूरे रंग का होता है। ठीक, और उसके बाद ये क्या करेगा, पौधे के ऊपर अब यहाँ अटैक करेगा। ठीक है, इसमें दो भित्तियां होती हैं, एक बाह्यचोल और एक अंतःचोल। जब ये कोशिका के ऊपर, पौधे के ऊपर गिरेगा तो उसमें क्या होगा, कोशिका भित्ति को भेदेगा, भेदने के बाद एंटर करेगा, और एंटर होने के बाद ये क्या करेगा, पतली कोमल और रंगहीन इसकी जो अंतः परत है वो आगे जाएगी। ठीक है, और फिर क्या होगा, यूरिडोस्पोर स्थिति है अभी इसकी, अभी इसको क्या बोलेंगे, यूरिडो बीजाणु। इसमें क्या होता है, देखो भाई, जैसे तुमने पराग कण की संरचना पढ़ी होगी आवृत बीजियों में, कभी पढ़ी हो तो पढ़ी होगी ना। आवृत बीजियों में क्या होता है, पराग कण है, उसका बाह्यचोल स्पोरोपोलिन का बना हुआ होता है, इसमें छिद्र होते हैं, देखो समझो, ये अंतःचोल होता है, परागकण में ये बाह्यचोल होता है, बाह्यचोल कठोर होता है और स्पोरोपोलिन का बना हुआ होता है। यहाँ जहां पर स्पोरोपोलिन नहीं होता वहां पर छेद हो जाता है। ठीक है, ऐसे समझो कि ये जैसे बोर्ड है ना, तो बोर्ड में क्या है, जहां जहां पर माइका लगी हुई है वहां तो ठीक है, जहां पर इसमें माइका नहीं होगी वहीं पर इसमें छेद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जैसे अभी यहाँ माइका नहीं है तो इसमें क्या हो गया, छेद हो गया। ठीक ऐसे ही फिर ये क्या है, इसकी अंतः परत से जुड़ा हुआ होगा, इसके पीछे कौन सी परत है, या तो लकड़ी लगी होगी या दीवार होगी, तो वो उसकी अंतः परत हो गई। ठीक ऐसे ही यूरिडोस्पोर में भी क्या होता है, बाह्यचोल जहां जहां पर अनुपस्थित है वहां से डायरेक्ट अंतःचोल का हिसाब किताब है ना जुड़ा हुआ है, तो इसमें वहां पर उस छिद्र को वो जनन के काम में आएगा आगे, तो उसे बोलेंगे क्या, जनन छिद्र। क्या बोलेंगे उसे, जनन छिद्र। ठीक है, बाकी की कहानी कल, टाइम हो गया मैडम 52। अच्छा, मुझे लगा आप मुझे बोल रहे हैं बाइंड अप करने को। अच्छा नहीं भाई, अभी और है ना, अभी टाइम बच रहा है, अभी तो पढ़ाएंगे। ठीक है, हाँ भाई, ऑफलाइन भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि कोरोना का टाइम पीरियड चल रहा है तो अपनी पूरी सेफ्टी के साथ है ना, सैनिटाइजर मास्क वो सब लेकर के आओ। स्टूडेंट्स आ रहे हैं, अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो तो आप भी आ सकते हो। ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और अपनी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए। ठीक है, अभी एक दो ऐसे 2-3 ही बच्चे बुलाए जा रहे हैं। ठीक है, तो अभिषेक कुमार अगर आप आना चाहो तो आ सकते हो क्लास में। ठीक है,
मुझे समझ में नहीं आता इनकी लैंग्वेज क्या होती है हैं? एक होता है अच्छा लगता है, अच्छा नहीं लगता है, ये बोलते हैं मजा आता है कि नहीं आता। व्हाट इज दिस हैं? तो सुन लो भाई, देखो ये मजा वजा वर्ड अच्छे नहीं लगते हैं, ठीक है। हाँ, उसे पता है कि उसे डांट पड़ने वाली है, इसलिए चला गया लायक कहीं का। तो ये यूरिडो स्पोर, ठीक है। इसमें क्या होगा, जहां जहां पर बाह्यचोल नहीं होगा उसे क्या बोलेंगे, जनन छिद्र, ठीक है। तो जनन छिद्र से क्या होगा, अब ये बाहर वाली भित्ति तो रह गई, देखो इसकी स्थिति ये है, ठीक है। 4 जनन छिद्र होते हैं। अब ये क्या करेगा, आगे यहां से, इसमें अंतःचोल तो यहीं से शुरू है ना, ठीक। तो ये यहाँ से अंतःचोल जाकर के ऐसे एक ट्यूब जैसी बनाएगा, ठीक है। और उसके बाद उस पत्ती के ऊपर क्या करेगा, ये फैलेगा और उसकी कोशिकाओं के अंदर क्या करेगा, ये अपना कवक जाल बनाएगा। और जो कवक जाल बनेगा, डांट पड़ती जब ऑफलाइन हो जाता है, फिर ऑनलाइन ऑफलाइन आएंगे ना बच्चे। तो अब क्या हुआ, इसमें कवक जाल अंतरकोशी ऐसे, जहां स्पेस है वहां पर ऐसे फैल जाएगा, ऐसे। समझ आ रही है बात? क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, पक्सिनिया पढ़ रहे हैं। तो पक्सिनिया में क्या होगा, केंद्रक होंगे और केंद्रकों के बीच में पट बने हुए होंगे, ठीक है, ऐसे। तो ये क्या है, पट युक्त कोशिका होंगी, यानी कि कवक जाल ऐसा होगा इसका। समझ आ रही है बात? तो इसके बाद यानी कि यूरिडोस्पोर जाएगा और अपने कवक जाल को इस तरीके से बनाएगा। इसके बाद फिर आगे की कहानी जो है वो अब वास्तव में, अब तो टाइम हो गया है ना, अब इसकी कहानी कल पढ़ाएंगे कि फिर आगे क्या करेगा, अपनी स्पोर्स को बनाने के लिए बीजाणुधानी बनाएगा, बीजाणुधानी से फिर उसके अंदर नए नए प्रकार